नमस्कार। आज की क्लास में हम अर्थशास्त्र के व्यष्टि अर्थशास्त्र में से लघु उत्तरीय प्रश्नों के पार्ट 1 को देखेंगे, जो कि हमारे एग्जाम में पूरे 30 अंक के आते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र किस विषय का अध्ययन करता है? समष्टि अर्थशास्त्र, यहाँ ध्यान देंगे, समष्टि अर्थशास्त्र मतलब होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किस विषय का अध्ययन करता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक अध्ययन का महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके अंतर्गत ऐसे विशाल समूहों का अध्ययन किया जाता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कुल रोजगार, कुल आय, कुल उत्पादन, कुल विनियोग, कुल बचत, कुल उपभोग, कुल पूर्ति, कुल मांग, सामान्य कीमत स्तर इत्यादि। अर्थात हम समष्टि अर्थशास्त्र में कुल की बात करते हैं। कुल, कुल आय, कुल व्यय, यानी कि जहाँ भी हमें कुल की बात करनी हो तो उसके लिए हम समष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र के ठीक विपरीत व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, जिसका अर्थ है माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ समझ में आ जाएगा, माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म या व्यष्टि। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। यहाँ भी देख सकते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन अर्थव्यवस्था की एक इकाई के रूप में अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे पहलुओं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में छोटे छोटे पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म, एक उद्योग, एक बाजार इत्यादि। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आंशिक संतुलन के से अधिक प्रभावित है, जो आर्थिक क्रिया से संबंधित कारकों से प्रभावित होता है। इसके अंतर्गत अनुकूलतम साधन आवंटन और आर्थिक क्रियाओं जैसे मांग और पूर्ति का अध्ययन, इसके अंतर्गत जो है हम मांग और पूर्ति का अध्ययन, मूल्य निर्धारण संबंधी समस्याओं और नीतियों का अध्ययन करते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे के विपरीत है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जहाँ व्यक्तिगत इकाइयों की बात करता है, वही समष्टि अर्थशास्त्र कुल, यानी कि कुल इकाइयों की बात करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्या महत्व है? आप ध्यान देंगे, व्यष्टि मतलब होता है माइक्रो, यानी कि सूक्ष्म, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, सूक्ष्म। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्या महत्व है? तो इसका अध्ययन का महत्व को इस प्रकार देखा जा सकता है। पहला है, व्यक्तिगत इकाइयां मिलकर ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था बनाती हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए हमें व्यक्तिगत इकाइयों की आवश्यकता होती है, और सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है, इसका पहला उद्देश्य यही है, व्यक्तिगत इकाइयां मिलकर ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था बनाती है। अतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक विश्लेषण के लिए व्यक्तिगत इकाइयों का ज्ञान आवश्यक है। आर्थिक विश्लेषण में कीमत निर्धारण एवं वितरण की समस्याएं महत्वपूर्ण होती हैं। ध्यान देंगे, यहाँ कीमत निर्धारण एवं वितरण की समस्याएं जो है महत्वपूर्ण होती हैं। इन समस्याओं का निदान व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण से किया जाता है। मांग और पूर्ति, ध्यान देंगे, मांग और पूर्ति सूक्ष्म अर्थशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग और पूर्ति के दो बलों के आधार पर कीमत का निर्धारण किया जाता है, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। और तीसरा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत एवं विशिष्ट इकाइयों, व्यक्तिगत, ध्यान देंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत एवं विशिष्ट इकाइयों का विश्लेषण सरकार को आर्थिक नीतियां बनाने का आधार प्रदान करती है। तो जब भी व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात आया, व्यक्तिगत को अवश्य याद रखेंगे कि व्यक्तिगत अर्थशास्त्र ही व्यष्टि अर्थशास्त्र है। अगला प्रश्न है, अनाधिमान वक्र परिभाषित करें, डिफाइन इनडिफरेंट कर्व। तो अनाधिमान वक्र, डिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के संबंधित उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या करता है। ध्यान देंगे, यहाँ पे उदासीनता वक्र को ही अनाधिमान वक्र कहा जाता है। तो यहाँ पे ये दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के संबंधित उपभोक्ता के व्यवहार को प्रदर्शित करता है। उपभोक्ता का व्यवहार उसकी उदासीनता अनुसूची द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उपभोक्ता को समान संतुष्टि देने वाली दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग उदासीनता अनुसूची अथवा तटस्थता समूह बनाते हैं। इसी उदासीनता अनुसूची को ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करके अनाधिमान वक्र प्राप्त किया जाता है। तो उदासीनता अनुसूची को अगर हम ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो हमें मिलता है अनाधिमान वक्र, और अनाधिमान वक्र को ही उदासीनता वक्र के नाम से जाना जाता है। जब कोई भी उपभोक्ता दो वस्तुओं में से किसी एक वस्तु का चयन करता है, तो एक दूसरी वस्तु का जो वो चयन नहीं करता है, तो उसके बदले वो उदासीन होता है, तो उसे ही उदासीनता वक्र या अनाधिमान वक्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं से क्या समझते हैं? देखिए, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, तो व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी? सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है? अर्थव्यवस्था से मतलब उस आर्थिक प्रणाली से है जिसके द्वारा
समाज की समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है। अर्थव्यवस्था से मतलब उस आर्थिक प्रणाली से है जिसके द्वारा समाज की समस्त आर्थिक क्रियाएँ, तो आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है। प्रत्येक देश किसी न किसी आर्थिक प्रणाली पर आधारित होती है। आर्थिक प्रणाली मुख्य रूप से है पूंजीवादी, समाजवाद एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये 3 तरह की जो है आर्थिक प्रणालियाँ हैं। तो आर्थिक प्रणाली की इस भिन्नता आर्थिक प्रणाली की विभिन्नता जो भिन्नता के अनुसार अर्थव्यवस्था का संचालन अलग-अलग होता है, किंतु साधनों की सीमितता, यहाँ ध्यान देंगे, साधनों की सीमितता एवं उनके वैकल्पिक प्रयोग तथा आवश्यकताओं की अनंतता के कारण ही साधनों एवं साधियों के बीच तालमेल बैठाने की समस्याएं प्रत्येक आर्थिक प्रणाली में रहती है, जिसे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कहा जाता है। ये कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या जो है वो चयन की समस्या है, क्योंकि साधन जो है वो सीमित है और हमारे पास हमारी आवश्यकताएँ अनंत है। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएँ जो है, वो चयन की समस्या है, यानी कि जहाँ पे हमें वैकल्पिक प्रयोग करने की आवश्यकता हो जाती है। किसी भी साधन का वैकल्पिक प्रयोग, क्योंकि साधनों की सीमितता है, तो ये जो है केंद्रीय समस्या इसे ही कहा जाता है, अर्थात चयन की समस्या को ही केंद्रीय समस्या कहा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे होता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी कि वह अर्थव्यवस्था जो समाज के द्वारा चलाया जाता है, तो इस पे उत्पादन के साधनों पे नियंत्रण होता है समाज का, तथा आर्थिक क्रियाओं का संचालन समाज के हित के लिए किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान सामाजिक प्राथमिकताओं के आधार पर आर्थिक नियोजन या योजना यंत्र द्वारा किया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में समस्याओं का समाधान सामाजिक प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे होता है? यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था, आप जानते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का दोनों का सह-अस्तित्व है, मतलब कि मिला हुआ रूप होता है। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का मिला हुआ रूप, यानी कि जहाँ पे निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो यहाँ पे बनता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में इन दोनों का सह-अस्तित्व होता है और दोनों ही क्षेत्र किसी सामान्य आर्थिक योजना के अधीन कार्य करता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र और नियोजन यंत्र दोनों मिलकर के केंद्रीय समस्याओं का समाधान करते हैं। अगला प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे होता है? ध्यान देंगे आप, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अब ये तीसरा अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो इसमें जो है केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे होता है? ध्यान देंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी नियंत्रण होता है। आप सबको पता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है, तो इस पे जो भी उत्पादन के साधन होते हैं, इस पे किसी एक व्यक्ति का निजी नियंत्रण होता है, तथा यह अर्थव्यवस्था उत्पादन और उपभोग के क्षेत्र में स्वतंत्र होती है कि जब मन किया उत्पादन किए। यह अर्थव्यवस्था क्या होती है? स्वतंत्र होती है। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्याओं का समाधान कीमत यंत्र द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कीमत यंत्र के द्वारा, जिसे मांग एवं पूर्ति के दो स्वतंत्र बल क्रियाशील होकर कीमत निर्धारण करते हैं। तो इसमें क्या है? मांग एवं पूर्ति, यानी कि जिस तरह से मांग होगी और जैसे पूर्ति पूर्ति होगी, तो ये दोनों स्वतंत्र बल मिलकर क्रियाशील होकर के कीमत निर्धारण करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति के द्वारा जो है कीमत निर्धारण होता है या केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है। आर्थिक समस्या क्या है? व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम? आवश्यकताएं असीमित है। देखिए, आवश्यकताएं क्या है? असीमित है और साधन सीमित है। सीमित साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होने के कारण इन साधनों एवं असीमित आवश्यकताओं के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है। यही हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि सीमित साधनों से हमें क्या करना होता है? वैकल्पिक प्रयोग होने के कारण इन साधनों एवं असीमित आवश्यकताओं के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रयास के चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। इसी प्रयास से क्या होती है? चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। इस प्रकार आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव की समस्या है। आर्थिक समस्या कौन सी समस्या है? मूलतः चुनाव की समस्या है। चुनाव की समस्या है। आर्थिक समस्या की परिभाषा एरिक रोल के इस प्रकार दी है कि आर्थिक समस्या मूलतः चयन की आवश्यकता से उत्पन्न होने वाली समस्या है। यह वह चयन है जिसमें वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। इस संसाधनों में मितव्ययी उपयोग की समस्या है, यानी कि आर्थिक समस्या जो है वो मूलतः चुनाव की समस्या है, क्योंकि आवश्यकताएं असीमित है और साधन सीमित होते हैं। तो इनके सीमित साधनों से वैकल्पिक प्रयोग करके हम असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो इसके लिए जो समस्या उत्पन्न होती है वो चुनाव की समस्या है और यही समस्या आर्थिक समस्या कही जाती है।
मौद्रिक लागत क्या है? व्हाट इज मनी कॉस्ट? किसी फर्म द्वारा एक वस्तु के उत्पादन में किए गए कुल मुद्रा व्यय को मुद्रा लागत कहते हैं। किसी फर्म द्वारा एक वस्तु के उत्पादन में किए गए कुल मुद्रा व्यय को मुद्रा लागत कहते हैं। अर्थात उत्पत्ति के समस्त साधनों के मूल्य को यदि मुद्रा में व्यक्त कर दिया जाए तो उत्पादक इन उत्पादन के साधनों की सेवाओं को प्राप्त करने में जितना कुल व्यय करता है, यानी किसी भी उत्पादन के साधन की सेवा प्राप्त करने के लिए जो कुल व्यय किया जाता है वही हमारा मौद्रिक लागत होता है। या सामान्य शब्दों में आप कह सकते हैं कि किसी फर्म द्वारा एक वस्तु के उत्पादन में किए गए कुल मुद्रा व्यय को मुद्रा लागत कहते हैं। वास्तविक लागत क्या है? व्हाट इज रियल कॉस्ट? किसी वस्तु के उत्पादन में विभिन्न प्रकार के श्रमिकों को जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रयत्न करने पड़ते हैं अथवा साथ ही वस्तु के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली पूंजी को संचित करने में संयम अथवा प्रतीक्षा करनी पड़ती है, सब प्रत्यक्ष त्याग मिलकर वस्तु की वास्तविक लागत कराते हैं। कि जो भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष जो त्याग है उनको और बाकी के जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रयत्न करने पड़ते हैं, ये सभी को मिलकर के हम वस्तु की वास्तविक लागत कहते हैं। यानी कि वस्तु के मनी कॉस्ट के अलावा जो अलग कॉस्ट भी लगते हैं, मनी कॉस्ट के अलावा जो भी कॉस्ट लगते हैं उन सबको मिला करके रियल कॉस्ट बनता है। अवसर लागत क्या है? व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्री ने वास्तविक लागत के विचार में संशोधन किया और इन्होंने वास्तविक लागत के स्थान पर अवसर लागत का प्रयोग किया। तो अर्थशास्त्र का मौलिक सिद्धांत है कि आर्थिक साधन आवश्यकताओं की तुलना में सीमित होते हैं। आर्थिक साधन जो है वो क्या होते हैं? आवश्यकताओं की तुलना में सीमित होते हैं। अतः किसी वस्तु के उत्पादन का इस प्रकार किसी साधन की अवसर लागत का अभिप्राय उस साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग से मिलने वाले मूल्य से है। यहाँ देखिए अवसर लागत को हम कह सकते हैं कि किसी भी साधन के दूसरे वैकल्पिक प्रयोग से मिलने वाले मूल्य से है। इसे कहेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि हम कभी किसी वस्तु से किसी भी उत्पादन के साधन से किसी दूसरी वस्तु के लिए जो उत्पादन करते हैं, किसी दूसरी वस्तु का जो उत्पादन करते हैं वह मूल्य जो है उस वस्तु का अवसर लागत होता है। निम्नलिखित को परिभाषित करें। पहला स्पष्ट लागत। तो स्पष्ट लागत जो है ऐसी सभी व्यय जिसका भुगतान उत्पादक द्वारा उत्पादन क्रिया के दौरान दूसरों को करना होता है, स्पष्ट लागत कहते हैं। जिस लागत को हम सामान्यतः देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब दूसरा है स्थिर लागत, फिक्स्ड कॉस्ट। तो स्थिर लागतें उस कुल खर्च का योग है जो उत्पादक को उत्पादन में के स्थिर साधनों की सेवाएं को खरीदने या भाड़े पर लेने के लिए खर्च करनी पड़ती है। जो भी चीज़ें होती हैं फिक्स्ड, जो भी फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं वो होता है आपकी फिक्स्ड लागत। यानी कि जो भी फिक्स्ड चीज़ों को खरीदने के लिए हमारा लागत लगता है वो होता है आपका स्थिर लागत या फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट है आपका परिवर्तनशील लागत। तो परिवर्तनशील लागत वह लागत है जो उत्पादक का उत्पादन के घटते बढ़ते साधनों के प्रयोग के लिए खर्च करनी पड़ती है। ध्यान देंगे परिवर्तनशील लागत जो है वह उत्पादक के घटते बढ़ते साधनों के प्रयोग के लिए खर्च करनी पड़ती है। तो यह है आपका परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत अगर आप उत्पादन नहीं करेंगे तो वो शून्य रहेगा, जितना ज़्यादा उत्पादन करेंगे उतने ज़्यादा वो बढ़ते चला जाएगा। तो कुल लागत जो है वो स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत को मिला करके एक साथ बनता है कुल लागत। तो कुल लागत बोला जाए तो स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत के कुल योग को स्थिर कुल लागत कहा जाता है। तो यहाँ आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट पॉइंट है कुल लागत, टोटल कॉस्ट। किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा, ध्यान देंगे आप, किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए उत्पादक को जितने कुल व्यय करने पड़ते हैं, यानी कि जितने व्यय करने पड़ते हैं इनके जोड़ को कुल लागत कहा जाता है। अब आप ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका औसत लागत। आप ध्यान देंगे औसत, एवरेज कॉस्ट। तो किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहा जाता है। प्रति इकाई, ध्यान देंगे किसी वस्तु की प्रति इकाई यानी कि एक इकाई उत्पादित करने में जो भी आपका लागत लगा है उसे कहा जाएगा औसत लागत। तो कुल लागत, औसत लागत कुल लागत और उत्पादन की मात्रा का भागफल होता है। तो यहाँ आप फॉर्मूला भी देख सकते हैं कि औसत लागत बराबर औसत लागत एवरेज कॉस्ट, एसी एवरेज कॉस्ट बराबर है कुल लागत टोटल कॉस्ट बटा उत्पादन मात्रा मतलब कि क्वांटिटी। तो इसे आपको याद रखना है फॉर्मूला को कि एसी यानी कि औसत लागत बराबर होता है कुल लागत बटा उत्पादन मात्रा। औसत स्थिर लागत, यहाँ देखेंगे औसत स्थिर लागत जो है, औसत स्थिर लागत यदि उत्पादन की कुल स्थिर लागत को हम उत्पादन की मात्रा से भाग देते हैं तो हमें औसत स्थिर लागत प्राप्त होता है। तो हमें जब भी औसत प्राप्त करना हो तो हम कुल कुल मात्रा में से
उत्पादन की मात्रा से भाग कर देंगे तो जो हमें भागफल मिलेगा वही हमारा कुल औसत लागत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत लागत और सीमांत लागत में क्या संबंध है? तो औसत लागत तथा सीमांत लागत के बीच संबंध दर्शाने वाले मुख्य बिंदु है। पहला है कि दोनों की गणना कुल उत्पादन लागत द्वारा की जाती है। औसत लागत जो होता है वो कुल लागत बटा कुल उत्पादन, और सीमांत लागत जो होता है कुल लागत में परिवर्तन बटा उत्पादन मात्रा में परिवर्तन। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि यहाँ जो औसत लागत और सीमांत लागत में जो संबंध होता है वो औसत लागत और सीमांत लागत में दोनों जो है वो कुल लागत पे इनको ज्ञात किया जाता है। तो कुल लागत बटा कुल उत्पादन और कुल लागत में परिवर्तन बटा कुल उत्पादन मात्रा में परिवर्तन। तो यहाँ आपको ये याद रखना है। अब नेक्स्ट है आपका, अर्थात एम से मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट लेस देन एवरेज कॉस्ट। ये सभी समस्याएं स्थितियां जो होती हैं आपके, ये जो है आपके औसत लागत और सीमांत लागत के बीच में संबंध दर्शाते हैं। तो ये पहला ये हो गया, और उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ पे ये दूसरा, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित को परिभाषित करें। कुल आय, किसी फर्म का कुल आय वस्तु की एक ही कीमत तथा कुल विक्रय की गई इकाइयों के गुणनफल द्वारा प्राप्त की जाती है। ध्यान देंगे, कुल आय जो है टोटल रेवेन्यू जो है किसी भी फर्म द्वारा, कुल आय मतलब कि कुल आय वस्तु की एक ही कीमत पर, वस्तु की अलग अलग कीमत ना, एक ही कीमत पर कुल विक्रय, जितना आपने बिक्री किया है, इन दोनों के गुणनफल से हमें प्राप्त होता है, इन दोनों के गुणनफल से हमें प्राप्त होता है कुल आय। कुल आय बराबर होता है कुल बिक्री से प्राप्त राशि। यहाँ देखेंगे कुल आय बराबर होगा कुल बिक्री से प्राप्त राशि बराबर बिक्री की इकाई गुना प्रति इकाई मूल्य। नेक्स्ट है आपका सीमांत आय। तो सीमांत आय मार्जिनल रेवेन्यू, उत्पादक का फर्म को वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से जो अतिरिक्त आय प्राप्त होता है उसे कहा जाता है सीमांत आय। तो इस प्रकार सीमांत आय जो है से मतलब किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को परिवर्तन के कुल आय से होने वाले परिवर्तन से है। जैसे कि यहाँ पे उसका फॉर्मूला दिया गया है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू बटा क्वांटिटी, कुल आय में परिवर्तन बटा मात्रा की, कुल वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। अब हो गया आपका औसत आय। तो औसत आय बराबर होता है, औसत आय से मतलब उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री से प्राप्त होने वाला आय। इस प्रकार कुल आय को बिक्री की गई इकाइयों की संख्या से भाग देने से औसत आय प्राप्त होता है। यहाँ ध्यान रखिए, कुल आय को बिक्री की गई इकाइयों की संख्या से भाग देने पे हमें औसत आय प्राप्त होता है। तो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है टोटल रेवेन्यू बटा क्वांटिटी। यहाँ पे कुल आय बराबर है बिक्री, कुल आय बटा बिक्री की गई इकाइयाँ। औसत आय सदा वस्तु की प्रति इकाई कीमत को व्यक्त करता है। औसत आय वस्तु की प्रति इकाई कीमत को हमेशा व्यक्त करता है। तो इस तरह से आज के पार्ट 1 में बस इतने ही, और हम जल्द ही लेकर के आएंगे पार्ट 2। आप हमारे साथ बने रहें। आज के लिए जय हिंद।